तो सामने देखिए एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में डिफरेंस है आपके लिए। ठीक है, काफी अच्छा कंटेंट दोबारा से आपके सामने। कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पॉइंट्स है। इसका मतलब काफी अच्छा कंटेंट आप लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है ना, एक एक पॉइंट्स को पढ़ते हैं। काफी आसान भाषा में लिखा हुआ है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैं आपको रिपीट करूंगा ये चीजें। ठीक है, तो फटाफट से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, तो एग्रीमेंट की बात करते हैं और दूसरी तरफ हमारा कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो डेफिनेशन में मैंने लिखा है कि व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड, यानी हुआ क्या, मैंने ऑफर दिया, मान लो आपको मैंने किसी चीज के लिए ऑफर दिया और आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब हामी भर ली, हाँ भर लिया कि मैं करने को तैयार हूं। ठीक है, तो मैंने ऑफर दिया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है ना, बाय द पर्सन, और उसी बंदे के द्वारा ये एक्सेप्ट किया जाना चाहिए जिसके लिए वो बना है, मतलब जिसके लिए वो ऑफर दिया गया था। जैसे मैंने ऑफर आपको दिया तो आपका भाई या फिर आपका कोई दोस्त उसको अगर एक्सेप्ट करता तो वो एग्रीमेंट नहीं है। जिसको ऑफर दिया गया था वही उसको एक्सेप्ट करे। बात को समझे? तो व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन टू हुम इट इज मेड विद रिक्विजिट कंसिडरेशन, यानी कुछ कंसिडरेशन भी होना चाहिए। कंसिडरेशन मतलब होता है बेटा समथिंग इन रिटर्न, यानी रिटर्न में क्या मिलेगा। अगर मैं दुकान वाले से बोलता हूं कि मुझे मार्कर दो, तो दुकान वाला उसके बदले में क्या बोलेगा? मुझे पैसे दो। तो जो रिटर्न में देना होता है। ठीक है ना, तो उसने बोला when a proposal is accepted by the person to whom it is made, जिसको वो प्रपोजल देना था और दिया था मैंने, उसी ने ही उसे एक्सेप्ट कर लिया। विद रिक्विजिट कंसिडरेशन इट इज एन एग्रीमेंट। ठीक है ना, और कुछ कंसिडरेशन है, यानी इसमें समथिंग रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट है, कुछ ना कुछ उसके बदले में मिलेगा या कुछ ना कुछ होगा, तो उसे हमने एग्रीमेंट बोला है। क्लियर है? बट कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसे आप एनफोर्स करवा देते हो, यानी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी जिसको आप लॉ के द्वारा मान्य करवा देते हो, लॉ के द्वारा उसका लीगल इफेक्ट लेके आ जाते हो, तो उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट जिसको आप एनफोर्स करवाते हो लॉ से, वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो पहला पॉइंट क्लियर होता है आपका। क्या बोला मैंने? कोई भी ऐसा प्रपोजल जिसे आपने एक्सेप्ट कर लिया, टू हुम इट इज मेड, जिसके लिए मैंने दिया था उसी ने ही ये एक्सेप्ट किया। मान लो आपको दिया था और आपने एक्सेप्ट कर लिया, और उसमें कुछ कंसिडरेशन का पोर्शन भी है। बेटा कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है ना, अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो एग्रीमेंट आपका वॉइड हो जाता है, नल हो जाता है, याद रखना। तो बट इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, यानी कुछ ऐसे केसेस बता रखे हैं लॉ ने जहां पे आप विदाउट कंसिडरेशन काम कर सकते हो। बट मेनली देखा गया है कि जो चाहिए होता है बेटा कंसिडरेशन चाहिए होता है। कुछ ऐसे केसेस है जहां पे नहीं चाहिए, बस बात खत्म। ठीक है ना, तो एग्रीमेंट वाला केस हो गया। दूसरा, कोई भी एग्रीमेंट जिससे आप एनफोर्स करवाते हो लॉ से, वो क्या बन जाता है? कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें मैंने ऑफर दिया, आपने इसको एक्सेप्ट किया, क्या बन गया? एग्रीमेंट बन गया, जो मैंने अभी सिखाया था। ऐसे यहाँ पे एग्रीमेंट है, यहाँ पे एग्रीमेंट है, बस उसको क्या करवाना है? एनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी लॉ के द्वारा उसको एनफोर्स करवा दो। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्लियर हो गया? देन पॉइंट नंबर 3, सेक्शन, कौन से सेक्शन में डिफाइंड है? तो ये डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज ई। सेक्शन 2 हमेशा याद रखना बेटा डेफिनेशन का सेक्शन होता है। मैं कई वीडियोस में बता चुका हूं कि सेक्शन 2 डेफिनेशन का ही सेक्शन होता है। यह तो सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये डिफाइन है, जबकि ये डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्लियर हो गया? देन आगे बढ़ते हैं, वन इन अदर। तो उसने बोला एवरी एग्रीमेंट, चाहे कोई भी एग्रीमेंट होगा, नीड नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट, जरूरी नहीं है कि हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ही बनेगा, क्योंकि उसे कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए लॉ से एनफोर्स होना पड़ता है। तो ये लिखा हुआ है कि हर एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही हो या कॉन्ट्रैक्ट ही बना आगे। ठीक है ना, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बेटा, वो एग्रीमेंट तो होते ही होते हैं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो एग्रीमेंट तो जुड़ रहा होगा, फिर उसको एनफोर्स करवाया होगा लॉ से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना होगा। क्लियर है? तो एग्रीमेंट तो बेस है ना इसका, तो एग्रीमेंट हो गई होगा यहाँ पे। तो सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, पर सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उसको पहले लॉ से एनफोर्स करवाना पड़ेगा, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी आता है, मैंने देखा बीकॉम में हो गया, कहीं बहुत जगह पे इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि सारे एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, बट जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे एग्रीमेंट होते हैं। इसके ऊपर उसको थोड़ा समझा, एक्सप्लेन करो, है ना। चलो, स्कोप की अगर हम बात करें तो इसका ब्रॉडर यानी वाइडर स्कोप है बेटा। क्या है? वाइडर है, ये बड़ा है बेटा। क्या है? ये वाइडर स्कोप है। इसका बेटा स्कोप नैरोअर होता है, क्या होता है? छोटा स्कोप है। ठीक है ना, इसमें कुछ ही चीज जो एनफोर्स होगी लॉ से, बस वही कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगी, इसलिए इसका स्कोप थोड़ा कम है। बट एग्रीमेंट तो हर दूसरा बंदा बनाता रहता है, तो उसका जो स्कोप है बेटा थोड़ा वाइडर है। ठीक है, ज्यादा प्रचलन में है। ठीक है ना, उसके बाद कंसिडरेशन की बात करें तो एग्रीमेंट्स कैन बी फॉर्म्ड विदाउट कंसिडरेशन। मैंने कहा था ना, कुछ ऐसे एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे अपवाद है जहां पे बिना कंसिडरेशन के एग्रीमेंट हो सकता है।
वैसे तो कंसिडरेशन तो मस्ट है भाई, कंसिडरेशन होना ही चाहिए, बिना कंसिडरेशन का जो एग्रीमेंट होता है वो वॉइड यानी नल होता है, उसको माना नहीं जाता। बट कुछ ऐसे केसेस जैसे लव एंड अफेक्शन हो सकता है, टाइम बैरेड डेट हो सकता है, डेट हो सकता है, और गिफ्ट हो सकता है, इस टाइप की कुछ चीजें हैं जो आगे जाके आप पढ़ोगे लॉ में, ठीक है। तो उन केसेस में क्या है, बिना कंसिडरेशन के भी चल जाता है। तो एग्रीमेंट हो सकता है बिना कंसिडरेशन के, जिसने बोला हुआ है, बट देयर शुड बी सम कंसिडरेशन, बट आपको कंसिडरेशन चाहिए ही होगा अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो। कॉन्ट्रैक्ट में तो बेटा छूट ही नहीं है, बिल्कुल आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, लीगल ऑब्लिगेशन की बात करें तो यहाँ पे कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन, मतलब एन एग्रीमेंट डज नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रही है, बट यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाया ही इसलिए जाता है ताकि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो। तो लगभग 7 पॉइंट मैंने आपको कवर करा दिया, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देन ये 2 पॉइंट पढ़ा करके बंद करते हैं वीडियो, ठीक है। आपको समझ में तो आ रहा होगा। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, एग्रीमेंट क्या होता है, कोई भी ऐसा प्रपोजल जिसे एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्टेड बाय द पर्सन, किसी दूसरे बंदे ने इसको एक्सेप्ट किया और उस बंदे ने एक्सेप्ट किया जिसको ये दिया गया था, टू whom it is made, जिसको ये बोला गया था, ऑफर दिया गया था, उसी ने एक्सेप्ट किया विद रिक्विजिट कंसिडरेशन, कुछ रीजनेबल कंसिडरेशन जो भी होगा वो क्या माना जाएगा, एग्रीमेंट माना जाएगा। बट किसी भी एग्रीमेंट को अगर आप एनफोर्स करवा देते हो लॉ के द्वारा तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अगर हम एग्रीमेंट की बात करें, इसके एलिमेंट्स की बात करें तो ऑफर और एक्सेप्टेंस यहाँ पे मिल करके एग्रीमेंट बनाता है, बट यहाँ पे एग्रीमेंट और उसको एनफोर्स करवाना होता है लॉ के द्वारा, तब जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ये डिफाइन है सेक्शन 2 क्लॉज ई ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बट अगर हम दूसरे वाले की बात करें कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये डिफाइन है, ठीक है ना। वन इन अदर की बात करें तो एवरी एग्रीमेंट, जितने भी एग्रीमेंट होते हैं, नीड नॉट टू बी कॉन्ट्रैक्ट, वो जरूरी नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट हो। मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आपको एनफोर्स करवाना पड़ता है उस एग्रीमेंट को लॉ के द्वारा, उसका लीगल इफेक्ट लाना पड़ता है। बट सारे कॉन्ट्रैक्ट तो एग्रीमेंट होते ही होते हैं, ठीक है ना, एग्रीमेंट आएगा इसके अंदर। तो ये वाइडर स्कोप है, इसका वाइडर कॉन्सेप्ट है बेटा, ये नैरोवर है, ठीक है, नैरोवर स्कोप है इसका। तो स्कोप इसका बड़ा है, इसका छोटा है, नैरोवर लिखा है। कंसिडरेशन, एग्रीमेंट को आप बिना कंसिडरेशन के बना सकते हैं, कुछ केसेस हैं ऐसे, बट अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो बेटा शुड भी लिखा है, देयर शुड बी सम कंसिडरेशन, होना चाहिए, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए व्हाइल फॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट। देन लीगल ऑब्लिगेशन, ये डज नॉट क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन, बट ये मीन टू क्रिएट, ये बनाया इसलिए जाता था कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाए। देन 8वां पॉइंट, रिटन फॉर्म की बात करें तो एग्रीमेंट कैन नॉट नेसेसरली बी इन रिटन फॉर्म। देखो एग्रीमेंट जो है ना वो रिटन ओरल दोनों हो सकता है, ठीक है ना। इसने बोला तो जरूरी नहीं कि रिटन फॉर्म में ही हो, बट कॉन्ट्रैक्ट को देखा गया नॉर्मली ये रिटन में ही होता है बेटा, साथ में रजिस्टर्ड भी होता है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट जो है रिटन फॉर्म में और रजिस्टर्ड ही रजिस्टर्ड दिखेगा, ठीक है, ठप्पा उप्पा लगा मिलेगा, साइन होंगे प्रॉपर, ठीक है ना। तो ये देखने को मिलता है कि नॉर्मली रिटन और रजिस्टर्ड मिलेगा यहाँ पे, और ये जो है ना ओरल भी चल जाता है, तो ओरल रिटर्न कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आगे रिस्क, तो यहाँ पे हायर रिस्क है बेटा, हायर रिस्क है क्योंकि इसने बोला इट इन्वॉल्व्स हायर रिस्क फैक्टर बिकॉज इट इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इसको लॉ के द्वारा एनफोर्स करवाते नहीं है, तो उसमें जो रिस्क फैक्टर है ना बेटा वो थोड़ा हायर है, और ये इन्वॉल्व करता है लोअर रिस्क फैक्टर बिकॉज इट इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, क्योंकि आप इसे एनफोर्स करवाते हैं लॉ के द्वारा तो प्रॉपर सब कानूनी कार्रवाई के थ्रू होता है, तो लो रिस्क फैक्टर होता है। यहाँ पे क्या है, एनफोर्स नहीं होता, इसलिए हायर रिस्क फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होता है। जहां जहां मैंने अंडरलाइन किया वहां अभी अंडरलाइन करा करो, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अंडरलाइन करने का मतलब बहुत बच्चों को पता है क्या होता है, ऐसा होता है, ऐसे बिल्कुल मरा हुआ पेन चलाता है, अरे नहीं यार वो दिखेगा भी क्या, थोड़ा ढंग से कर लो, नहीं जाता हाईलाइटर हो आपके पास, या थोड़ा ढंग से करो ताकि दिखे, आके उस पर जाए कि भाई साहब ये मैंने अंडरलाइन किया, इसका मतलब कुछ मेन पॉइंट है, ठीक है ना। चलो इस डिफरेंस तो ये हमारा कंप्लीट हो गया और होप से आपको समझ में आ भी गया होगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर एक नए डिफरेंस में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।